वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी एट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। इसमें हम 12th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। ठीक है, 2-3 टॉपिक और बचे हैं। आज का टॉपिक होगा 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह टेस्ट नंबर हो जाएगा 208, 208वां टेस्ट है ये। इससे पहले के टेस्ट अगर आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट उसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 208 तक पहुँच सकते हैं। अगर इन सभी टेस्ट की आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, अंग्रेजों के द्वारा 1858 के बाद अपनाई गई नीतियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। और इन 3 कथन दिए हैं, कौन सा इसमें गलत होगा। देखिए, बांटो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाया गया, समाज सुधारकों का समर्थन करने की नीति को आगे बढ़ाया गया, भारतीय राजाओं, जमींदारों, भूस्वामियों के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार की नीति अपनाई गई 1858 के बाद। 1857 का विद्रोह हो गया है, उसके बाद की एक कहानी पूछ रहा है और गलत पूछ रहा है। देखिए, बांटो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाया गया, तो ठीक है। समाज सुधारकों का समर्थन करने की नीति को आगे बढ़ाया गया, ये गलत है। भारतीय राजाओं, जमींदारों और भूस्वामियों के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार की नीति अपनाई गई, ये भी ठीक है। पहला और तीसरा ठीक है, लेकिन ये असत्य पूछ रहा तो केवल 2 असत्य यहाँ पर। तो पहला वाला हो गया इनकरेक्ट, पहला वाला हो गया करेक्ट, दूसरा इनकरेक्ट हो गया और तीसरा करेक्ट हो गया। पहला सही है, अंग्रेजों ने भारत पर विजय भारतीय शासकों की फूट का लाभ उठाकर और उन्हें एक दूसरे से लड़वाकर प्राप्त की थी। 1858 के बाद उन्होंने जनता के खिलाफ राजाओं को, एक जाति के खिलाफ दूसरी जाति को और सबसे अधिक मुसलमानों के विरुद्ध हिंदुओं को खड़ा करके बांटो और राज करो की नीति को जारी रखने का फैसला किया। ठीक, ये चीज़ पहले भी थी 1857 से पहले, फिर 1858 के बाद भी रही जारी। तो पहला वाला करेक्ट हो गया, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि अंग्रेजों ने समाज सुधारकों की सहायता करने की पुरानी नीति छोड़ दी। उनका मत था कि समाज सुधारक का कदम 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण था, इसलिए धीरे धीरे उन्होंने रूढ़िवादियों का पक्ष लेना आरंभ कर दिया और समाज सुधारकों का समर्थन बंद कर दिया। तीसरा सही है, अंग्रेजों ने भारतीयों के सबसे प्रतिक्रियावादी वर्गों जैसे कि राजाओं, जमींदारों, भूस्वामियों की दोस्ती का हाथ बढ़ाया, दोस्ती की ओर हाथ बढ़ाया उन्होंने, और इन वर्गों का ब्रिटिशरों ने उनके उभरते हुए जन आंदोलनों और राष्ट्रवादी आंदोलनों के खिलाफ उपयोग करने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ब्रिटिश भारत की सरकार का अफगानिस्तान के साथ संघर्ष करने का प्रमुख कारण था, क्या कारण था। उस समय अंग्रेजों का शासन था भारत में, इसलिए ब्रिटिश सरकार है वो। तो अफगानिस्तान के संघर्ष करने का क्या कारण था ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश भारत की सरकार का। रूस की सामरिक चुनौती का सामना करना और मध्य एशिया में ब्रिटेन के व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाना। ठीक है, यही था बी। देखिए, अफगानिस्तान के साथ भारत की ब्रिटिश सरकार के 2 युद्ध हुए। ब्रिटिश दृष्टिकोण से अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण थी और रूस की ओर से संभावित सामरिक चुनौती का सामना करना तथा मध्य एशिया में ब्रिटेन के व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान भारत की सीमा के बाहर एक महत्वपूर्ण देश था, इसलिए उस पर आक्रमण कर रहे थे। तीसरा प्रश्न है, 19वीं सदी में बर्मा और ब्रिटिश भारत के टकराव के प्रमुख कारण थे। सीमा संबंधी झड़प, ब्रिटिश व्यापारियों की बर्मा के जंगली संसाधनों पर नज़र, ब्रिटिश वस्तुओं के लिए बर्मा का बाजार। ठीक है, अंग्रेज जो चीज़ें बना रहे थे उनको बेचना भी तो था, तो आसपास के क्षेत्रों में बेचेंगे। बर्मा यानी म्यांमार। तो बिल्कुल ये तीनों ही कारण थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी कारण जो हैं वो सत्य हैं। ठीक है, इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं आप, एक ही फ्रेम में ले लेते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर जाइए। यांडूब की संधि किसके बीच हुई थी। यांडूब की संधि हुई थी, ऊपर जो वाला जो प्रश्न है उसी से रिलेट करती है। यांडूब की संधि
बर्मा और अंग्रेजों के बीच, यानी ब्रिटिश तथा बर्मा। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए 1824 में ब्रिटिश भारत के शासकों ने बर्मा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और मई 1824 में ब्रिटिश सेना ने समुद्र के रास्ते रंगून पर अधिकार कर लिया और राजधानी अवा से 45 मील दूर पहुंच गए। यानडूब की संधि के द्वारा फरवरी 1826 में दोनों के बीच शांति स्थापित हुई। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। अंग्रेजों को नेपाल के साथ युद्ध के बाद किन क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त हुए? तो देखिए अंग्रेज जो भारत के आसपास के क्षेत्र हैं, जैसे बर्मा हो गया, नेपाल हो गया, इन सब पर अधिकार करने पर लगे हुए हैं। गढ़वाल और कुमायूं, सिक्किम, मसूरी, अरुणाचल। देखिए उस समय ये जो गढ़वाल था, कुमायूं था, शिमला, नैनीताल, सिक्किम, मसूरी, ये सब नेपाल था। ठीक है, नेपाल के पार्ट थे ये। तो 1 2 3 इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल नहीं है इसमें। देखिए भारतीय साम्राज्य को उसकी प्राकृतिक भौगोलिक सीमा तक फैलाने की अंग्रेजों की धुन के साथ पहले उनका उत्तर में स्थित नेपाल से टकराव हुआ। 1814 में दोनों के बीच युद्ध आरंभ हो गया। अंग्रेज नेपालियों से हर मामले में श्रेष्ठ थे। अंत में नेपाल की सरकार को ब्रिटेन की शर्त पर बातचीत करनी पड़ी। नेपाल को गढ़वाल तथा कुमायूं के जिले छोड़ने पड़े तथा तराई क्षेत्रों पर भी अपना दावा त्यागना पड़ा। उसे सिक्किम से भी हट जाना पड़ा और इस समझौते से भारतीय साम्राज्य हिमालय तक फैल गया। ठीक है, जो कि एक ब्रिटिश साम्राज्य था। अंग्रेजों को हिल स्टेशन बनाने के लिए शिमला, मसूरी और नैनीताल जैसे महत्वपूर्ण स्थान भी मिल गए और ये अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए हिल स्टेशन है। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो आज तक हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किए गए वर्नाकुलस प्रेस एक्ट के संबंध में नीचे कथन दिए हैं 3, कौन सा इसमें सही होगा? इंपॉर्टेंट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कई बार प्रश्न बने एग्जाम में इस पर। इस कानून के द्वारा भारतीय प्रेस की आज़ादी पर कड़ी पाबंदी लगाई गई। यह कानून मुख्यतः अमृत बाजार पत्रिका के लिए लगाया गया था और इस कानून के द्वारा भारतीय रजवाड़ों की आलोचना पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। कोई भी कूट ऐसा नहीं है जिसमें तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएं। देखिए बिल्कुल प्रेस की आज़ादी पर कड़ा प्रतिबंध लगाया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने और अमृत बाजार पत्रिका के लिए लाया गया था ये कानून। ठीक है, और एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो पूछते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के डर से कौन सी पत्रिका रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में बदल गई थी? तो उसका उत्तर है अमृत बाजार पत्रिका। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस कानून के द्वारा भारतीय रजवाड़ों की आलोचना पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो तीसरा वाला हटा दीजिए, केवल एक और दो, इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए भारतीय राष्ट्रवादी लोग धीरे धीरे प्रेस का इस्तेमाल जनता में राष्ट्रवादी चेतना जगाने के लिए और सरकार की प्रतिक्रियावादी नीतियों की कड़ी आलोचना करने के लिए करने लगे। इस कारण भारतीय प्रेस की आज़ादी को कम करने के लिए 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया गया और इस कानून ने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की आज़ादी पर कड़ी बंदिशें लगाईं। लॉर्ड लिटन, ये नाम याद रखिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 मुख्यतः अमृत बाजार पत्रिका के लाया गया था, जो बंगला समाचार पत्र था और इससे बचने के लिए यह पत्रिका रातों रात अंग्रेजी भाषा की पत्रिका में बदल गई। इंपॉर्टेंट है ये छोटा सा पैरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? हर एग्जाम में पूछा गया, ये एसएससी में पूछा गया, बैंक में पूछा गया, स्टेट पीसीएस में पूछा गया, यूपीएससी में पूछा गया, सीधा सीधा। ठीक है, चार्ल्स मैटकॉफ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो 1835 में चार्ल्स मैटकॉफ ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया था और इस कदम का शिक्षित भारतीयों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया था। इसी कारण चार्ल्स मैटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारतीय मजदूरों की दशा सुधारने के संबंध में 1881 में बना पहला इंडियन फैक्ट्री एक्ट तथा 1891 में बना दूसरा इंडियन फैक्ट्री एक्ट को किन औद्योगिक क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया? पूछ रहा है। चमड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग, इस्पात उद्योग, चाय तथा
कॉफी के बागान उद्योग। किसमें नहीं किया गया? चाय तथा कॉफी के बागान उद्योग, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो 1881 में पहला, 10 साल के अंतर के बाद दूसरा। श्रम सुधार के क्षेत्र ब्रिटिश सरकार द्वारा श्रम सुधार के क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 में बनाया गया जो बाल श्रम से संबंधित था, तथा दूसरा इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1891 में बनाया गया जो मजदूरों की साप्ताहिक छुट्टी तथा महिलाओं को काम के घंटे सुनिश्चित करने से संबंधित था। चाय और कॉफ़ी के जिन बागानों के मालिक अंग्रेज थे उन पर इन दोनों में से कोई भी कानून लागू नहीं किया गया। उल्टे विदेशी बागान मालिकों को मजदूरों का अत्यधिक निर्मम शोषण करने में सरकार ने हर तरह से सहायता दी। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज थे चाय बागान मालिक। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का प्रमुख कारण था ईसाई मिशनरियों का दबाव, ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव, भारतीय बुद्धिजीवियों द्वारा चलाया गया आंदोलन या मजदूर आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव। तो 19वीं सदी में आधुनिक कारखानों और बागानों के मजदूरों की हालत बहुत दयनीय थी। यूँ तो भारत की ब्रिटिश सरकार पूंजीपतियों की समर्थक थी, फिर भी उसे आधुनिक कारखानों की बुरी स्थिति के प्रभावों को कम करने के लिए आधे मन से कुछ कदम उठाने पड़े जो एकदम अपर्याप्त थे। इन कारखानों में से अधिकांश भारतीयों के थे। ब्रिटेन के उद्योगपति श्रम सुधारों के लिए दबाव डाल रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि भारत में मजदूरी कम होने के कारण भारतीय उद्योगपति भारतीय बाजार में उन्हें जल्द ही प्रतियोगिता में पीट देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में श्रम सुधार संबंधी पहला कानून इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 में बना। यह मुख्यतः संबंधित था किससे? बाल श्रम सुधार से। तो भारत में पहला इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 में बनाया गया। यह कानून मुख्यतः बाल श्रम सुधार से संबंधित था। इसमें कहा गया कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जाएगा और 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों से प्रतिदिन 9 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों द्वारा शिक्षित भारतीयों के प्रति अपनाई गई शत्रुता की नीति के प्रमुख कारण क्या थे? अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष, ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी चरित्र का विश्लेषण करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और आधुनिक कल कारखानों की स्थापना करना। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों द्वारा शिक्षित भारतीयों के प्रति अपनाई गई शत्रुता। शिक्षित भारतीयों ने क्या किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कर दी। ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी चरित्र का विश्लेषण करना। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष ये तो बहुत बाद में होता है। ठीक है, आधुनिक कल कारखानों की स्थापना ये भी नहीं है। तो दूसरा और तीसरा है केवल इसका आंसर। ठीक है, शुरुआती चरण तो यही होंगे, ए है इसका आंसर। तो केवल 2 और 3 ही सत्य है, बाकी असत्य है। 1833 के बाद भारत सरकार ने आधुनिक शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया। 1857 के विद्रोह में शिक्षित भारतीयों के भाग न लेने पर अनेक अंग्रेज अधिकारियों ने उनकी प्रशंसा की, लेकिन शिक्षित भारतीयों के प्रति यह अनुकूल सरकारी दृष्टिकोण जल्द ही बदल गया। इसका कारण क्या रहा? अनेक लोग हाल में प्राप्त आधुनिक ज्ञान का उपयोग करके ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी चरित्र का विश्लेषण करने लगे थे और उन्होंने प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांगें सामने रखी थीं। इसलिए जब वे जनता के बीच राष्ट्रवादी आंदोलन का संगठन करने लगे और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की तो अधिकारी उच्च शिक्षा के पक्के दुश्मन बन गए। ठीक है, तो अंग्रेज उनसे भी चिढ़ने लगे, शिक्षित भारतीयों से। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा? 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा कानून बनाकर भारत का शासन ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। 1858 के कानून के तहत भारत में शासन का अधिकार वायसराय को दे दिया गया। देखिए, 1858 के कानून के तहत भारत में शासन का अधिकार वायसराय को नहीं दिया गया था,
ठीक है, बल्कि ब्रिटिश सचिव को दिया गया था। यानी अंततः शासन जो था वो ब्रिटिश संसद के हाथों में चला गया था। तो केवल पहला वाला ही सही है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ तो पहले थी 1858 से पारित एक कानून के तहत शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया, और 1858 के कानून से पहले भारत पर सत्ता कंपनी के डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की थी। ठीक है, पर अब शासन का भार ब्रिटिश सरकार के एक मंत्री अथवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी भारत सचिव को कहा जाता था, उसको दे दिया गया। यह भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। इस तरह भारत का अंततः सत्ता जो है अंततः ब्रिटिश संसद के हाथों में थी, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट। 13वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा भारतीय रजवाड़ों के संबंध में अपनाई गई नीति के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए हैं। भारतीय राज्यों को हड़पने की नीति का त्याग कर दिया अंग्रेजों ने, उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार को मान्यता प्रदान की अंग्रेजों ने। ठीक है, दोनों के दोनों सी है इसका आंसर। तो 1857 से पहले अंग्रेज जो है भारतीय राज्य हड़पने का कोई अवसर नहीं चूकते थे। 1857 के विद्रोह के बाद यह नीति छोड़ दी गई। अनेक भारतीय शासक अंग्रेजों के वफादार ही नहीं रहे, बल्कि विद्रोह को कुचलने में उनकी सक्रिय सहायता भी की, और इन शासकों की वफादारी का ब्रिटिश सरकार ने इनाम इस घोषणा के रूप में दिया कि उनके उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार को मान्यता दी जाएगी और भविष्य में उनके राज्यों का कभी अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन? इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा गया कई बार। सत्येंद्र नाथ ठाकुर या टैगोर लिखाएगा, दोनों सही हैं। देखिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में प्रशासन में अधिकार और उत्तरदायित्व के सारे पदों पर इंडियन सिविल सर्विसेज के सदस्य ही नियुक्त होते थे। 1863 में यह परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर या टैगोर थे, जो रविन्द्रनाथ ठाकुर या टैगोर के बड़े भाई थे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किन्हें लड़ाकू जाति घोषित किया? ये भी फूट डालो, ठीक है, लोगों को बांटो की नीति थी अंग्रेजों की। पंजाबियों को, गोरखों को और पठानों को। ठीक है, 1, 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा बी। तो 1857 की क्रांति के बाद सेना की भर्ती जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर भेदभाव किए जाने लगे। ठीक है, यह कहानी गढ़ी गई कि भारतीयों में कुछ लड़ाकू जातियां हैं अंग्रेजों के द्वारा और कुछ गैर लड़ाकू जातियां। अवध बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सैनिकों ने ही आरंभ में अंग्रेजों की भारत विजय में सहायता की थी, पर 1857 के विद्रोह में उनके भाग लेने के कारण उनको गैर लड़ाकू घोषित कर दिया अंग्रेजों ने, और अब बड़ी संख्या में उनको सेना में भर्ती करना बंद कर दिया। दूसरी ओर विद्रोह को कुचलने में सहायता देने वाले पंजाबी, गोरखा और पठानों को लड़ाकू जाति घोषित किया गया और इनको बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। 1857 की क्रांति के बाद सेना के पुनर्गठन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया। ठीक है, सेना में जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर किया जाने लगा। सेना में भर्ती जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर की जाने लगी। अधिकारी वर्ग में भारतीय सैनिकों को भी शामिल किया जाने लगा। अधिकारी वर्ग में वही भारतीय सैनिक, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भौगोलिक और सैनिक महत्व के स्थान पर केवल यूरोपीय सैनिकों को तैनात किया गया। ठीक है, सी वाला गलत है, वही आंसर है। तो तीसरा वाला कथन गलत है, क्योंकि अंग्रेजों ने 1858 के बाद सेना का सावधानी के साथ पुनर्गठन किया, जिसका उद्देश्य था विद्रोह न होने देना। अधिकारी वर्ग में भारतीयों को बाहर रखने की पुरानी नीति का सख्ती से पालन किया गया और 1914 तक कोई भी भारतीय कभी सूबेदार के पद से ऊपर ही नहीं उठ सका। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? कई तरह से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। स्थानीय स्वशासन का पिता कौन है? लॉर्ड रिपन इसका आंसर है। तो स्थानीय स्वशासन की दिशा में बहुत हिचकिचाते हुए कदम 1882 में लॉर्ड रिपन की सरकार ने उठाया। एक सरकारी प्रस्ताव में ग्रामीण, नगरीय और स्थानीय संस्थाओं द्वारा
जिनके अधिकांश सदस्य गैर अधिकारी हों, स्थानीय मामलों के प्रबंध की नीति निर्धारित की गई। 18वां प्रश्न, 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत गठित इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इस काउंसिल में कोई वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं था। इस काउंसिल को कोई वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं था। यह एकमात्र सलाहकार समिति थी। भारतीय बजट पर इसका कोई नियंत्रण नहीं था। इस काउंसिल का गठन गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर नियंत्रण रखने के लिए किया गया था। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कोई। चौथा वाला गलत है, नियंत्रण नहीं था। ठीक है, तो चौथा कथन असत्य है, क्योंकि 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानून बनाने की शक्ति को आगे बढ़ा दिया गया और इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल नाम दिया गया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को कोई वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं थे। यह एकमात्र सलाहकारी समिति थी। तो पहला दूसरा सही हो गए। जो सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न एवं प्रशासन के कार्यों पर विचार नहीं कर सकती थी। दूसरे शब्दों में लेजिस्लेटिव काउंसिल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर कोई नियंत्रण नहीं था। तो चौथा वाला गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19वीं सदी की प्रेसिडेंसी और प्रांतीय सरकारों के संबंध में नीचे दो कथन दिए हैं, इनमें से कौन सा सत्य होगा? प्रांतीय सरकारों को प्रेसिडेंसियों की सरकारों से अधिक शक्ति प्राप्त थी और प्रांतों का शासन गवर्नर जनरल द्वारा चलाया जाता था। प्रेसिडेंसी और उसकी बात हो रही है, प्रांतों की। देखिए, प्रेसिडेंसी जो है ना, प्रेसिडेंसी, इसका शासन चलाता था गवर्नर जनरल, न कि प्रांतों का। प्रांतों का चलाता था लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और प्रेसिडेंसी के पास ज़्यादा शक्ति थी इन कंपैरिजन टू प्रांत। तो पहला वाला भी गलत है, दोनों के दोनों गलत हैं। तो डी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों कथन असत्य हैं। भारत में शासन की सुविधा के लिए अंग्रेजों ने इसे प्रांतों में बांटा हुआ था, जिसमें से बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ठीक है, प्रेसिडेंसी किसको कहा जा रहा है? बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रांतों को। प्रेसिडेंसियों की सरकारों को दूसरी प्रांतीय सरकारों से अधिक अधिकार और शक्तियाँ थीं। तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। और प्रेसिडेंसियों का प्रशासन एक गवर्नर 3 सदस्यों वाली एक काउंसिल की सहायता से चलाता था। ठीक है, प्रेसिडेंसियों का शासन चला रहा है गवर्नर, वो भी 3 सदस्यों वाले एक काउंसिल की सहायता से। जबकि दूसरे प्रांतों का शासन कैसे चल रहा है? गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर चलाते थे। ठीक है, अब ऊपर की एक्सप्लेनेशन से ये प्रश्न हल हो जाएगा। ब्रिटिश काल में किन प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था? मद्रास प्रेसिडेंसी थी एक, तो बम्बई प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, पंजाब नहीं है, मध्य प्रांत नहीं है। तो 1 और 3 ही होगा इसका आंसर, सी। तो शासन की सुविधा के लिए अंग्रेजों ने भारत को कई प्रांतों में बांट रखा था। इनमें से बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। इन प्रेसिडेंसियों का प्रशासन गवर्नर जो है 3 सदस्यों वाली एक काउंसिल की सहायता से चलाता था। उनकी नियुक्ति सम्राट करता था। 21वां प्रश्न है, 1858 के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून के संबंध में 3 कथन दिए हैं यहाँ पर, कौन सा उसमें सही होगा? भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दे दी गई। गवर्नर जनरल के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए बाध्य था। देखिए, बाध्य नहीं था, गलत है यहाँ पर तीसरा वाला स्टेटमेंट। और असत्य पूछा है, तो असत्य हो जाएगा यहाँ पर केवल 3। तो केवल कथन 3 असत्य है। भारत के लिए 1858 के कानून के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि गवर्नर जनरल के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारी परिषद होगी, जिसके सदस्य विभिन्न विभागों के प्रमुख कर गवर्नर जनरल के आधिकारिक सलाहकार होंगे। यह काउंसिल सारे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करके बहुमत से निर्णय लेती थी। हालांकि गवर्नर जनरल काउंसिल के किसी भी महत्वपूर्ण फैसले को रद्द कर सकता था। थर्ड वाला असत्य है। तो इस टॉपिक से निकलते हैं ये 20-21 प्रश्न इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। और फुल टेस्ट सीरीज इन सभी की आप PDF प्राप्त कर सकते हो। PDF आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगी। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।